गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपका यूनिट 2 का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो पहली क्लास में जो यूनिट 1 है वो आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज हम यूनिट 2 का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन। मतलब वो प्रणाली के बारे में, तकनीक और उपकरण बच्चों के अध्ययन के लिए। ये आपकी यूनिट 2 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या प्रणाली है, क्या क्या टेक्निक्स हैं और क्या क्या टूल्स हैं जिनके द्वारा हम बच्चों के बारे में यदि अध्ययन करना चाहें या स्टडी करना चाहें तो हम इनसे कर सकते हैं। तो वो क्या क्या टूल हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम बच्चों के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि उनका लर्निंग का प्रोसेस क्या है, उनका सीखने का प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है या कोई और तरह का विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो इन तरीकों से हम बच्चों के बारे में अध्ययन करने के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो एक इन्फेंट होता है, जो एक नवजात शिशु होता है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पूरा डिपेंड होता है एडल्ट्स के ऊपर, बड़े लोगों के ऊपर। ठीक है, अब आप एक छोटा बच्चा आप अपनी फैमिली में देखेंगे तो ये देखेंगे कि उसका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि जो उस फैमिली के एडल्ट हैं वो उसको कैसा पाल रहे हैं। और ये हमेशा ही, ये जो चीज है कि बच्चा बड़ा कैसे हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने, इस टॉपिक ने हमेशा ही अटेंशन अट्रैक्ट की है लोगों की, रिसर्चर्स की। बहुत सारे ऐसी हमें अकाउंट्स देखने को मिलेंगे जिनको हम बेबी बायोग्राफीज कहते हैं, जो अलग अलग स्कॉलर ने लिखी है कि हाउ चिल्ड्रन रन, कि बच्चे कैसे सीखते हैं। चार्ल्स डार्विन का नाम आपने जरूर सुना होगा, 8th क्लास की आई थिंक आपकी साइंस की बुक में भी है, जिन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करी है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बात करी है। ठीक है, जिन्होंने ये कहा था कि जो फिटेस्ट है वो सरवाइव करता है। उन्होंने भी अपने सन की, कि उनका जो लड़का था उसने लैंग्वेज कैसे सीखी वो डॉक्यूमेंट करी है, मतलब उसके बारे में भी लिखा है। उसके बाद बहुत साल बाद पियाजे ने एक अंडरस्टैंडिंग दी। पियाजे हमने इससे पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ा था, पियाजे के स्टेप्स सारे पढ़े थे। उसने अंडरस्टैंडिंग दी कि बच्चों के अंदर जो थॉट प्रोसेस होता है, जो सोचने का तरीका होता है, वो कैसे चेंज होता है, किस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और उसने, ये पियाजे ने ये जो रिसर्च की थी बच्चे के ऊपर, ये अपने बच्चों के ऊपर की थी। उसने अपने बच्चे को, सारे उसके जो बच्चे थे उन्होंने उसको देखा टाइम टू टाइम, और उनके ऊपर रिसर्च की वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं। उसके बाद उसने बहुत सारे, उसने प्ले के बारे में बात करी। ठीक है, प्ले, खेल के बारे में बात करी कि किस तरीके से बच्चे खेल को देखते हैं और किस तरीके से बच्चे चाइल्डहुड में मॉरलिटी को देखते हैं, नैतिकता को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा पहले सेमेस्टर में हमने पियाजे के बारे में पढ़ा था, हमने कोहलबर्ग के बारे में भी पढ़ा था कि कोहलबर्ग ने चाइल्डहुड के बारे में कैसे बात करी थी। तो ये वो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बात करी है बच्चों के बचपन से लेके आगे बड़े होने तक कि किस तरीके से कुछ डेवलपमेंट होता है। जैसे कोहलबर्ग ने बात करी थी नैतिकता के बारे में, कि नैतिकता का विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, तो और ये जो, यही नहीं, जो बचपन की अनूठी विशेषताएं है ना, उन्होंने अलग अलग कवि और लेखक की कल्पना का ध्यान खींचा है। जो बच्चों के जीवन का जो व्यवस्थित रिकॉर्ड है वो बचपन के जो जो पोएटिक वर्जन है चाइल्डहुड के, उनमें दिखाई देता है। ठीक है, बहुत बार आप इस तरह की पोएटिक वर्जन आपको मिलेंगे, इस तरह की पोएम्स मिलेंगी जिनमें, इस तरह के काव्य मिलेंगे जिनमें आपको बचपन की बातें दिखाई देंगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने भारत के संदर्भ में, जब आपने अपनी हिंदी की क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, तुलसीदास और सूरदास ने राम और कृष्ण के बारे में दिव्यता के साथ बचपन का वर्णन किया है। जब उन्होंने बताया है, तुलसीदास और सूरदास ने, कि राम और कृष्ण के बचपन के बारे में बताया है, तो
इस बचपन के बारे में हमेशा बात होती पाई है। पोएट्स ने भी इस बचपन के बारे में लिखा है, तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों ने लिखा है। तो और अब बच्चों के बिहेवियर को और ज्यादा सिस्टमैटिकली समझने के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को कैसे स्टडी करा जाए, इसकी टेक्निक्स के बारे में जाना जाए। और इस पूरी जो यूनिट 2 है ना, इसमें आप यही टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। तो बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स अभी आप पढ़ने जा रहे हो यूनिट 2 के, ये आपने पहले नहीं पढ़े हैं। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड दीज क्लासेस। ओके, सो अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर आता है वो आता है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अध्ययन। अब देखिए ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज या अनुदैर्ध्य अध्ययन क्या है। अब ये एक तरह का शोध अध्ययन है, ठीक है। इसके द्वारा बच्चों की भी स्टडीज की जाती है और बहुत, जैसे कि मेडिकल फील्ड में इसमें बहुत स्टडी करते हैं। तो अब ये किस तरह का अध्ययन है, जिसमें अनुसंधान लंबे समय तक जारी रहता है, ठीक है, लंबे समय तक जारी रहता है, बहुत टाइम, मतलब लाइक ईयर्स, सालों तक जारी रहता है। और सिर्फ जिसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं ना, वो एक ही नमूना होता है, एक ही सैंपल होता है, चाहे वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का सैंपल हो, चाहे वो एक समूह का सैंपल हो, एक फैक्ट्री का सैंपल हो, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का सैंपल हो कि भाई यहाँ की पॉपुलेशन है, दिल्ली की है, इसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, इसको देख रहे हैं, दिल्ली के बच्चों के ऊपर देख रहे हैं, ओके, या भारत के बच्चों के ऊपर देख रहे हैं, या एक बच्चे के ऊपर देख रहे हैं, या एक समूह के ऊपर देख रहे हैं, दिल्ली के जो फॉर एग्जांपल भजनपुरा में रहते हैं उनको देख रहे हैं, ठीक है। तो एक ही नमूना रहता है। और इसमें क्या होता है, अब ये किस लिए यूज करते हैं, ज्यादातर जो जनसंख्या में विकसित विशेषताएं होती हैं उनका विश्लेषण करने के लिए इस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में तो ये बहुत सामान्य है, सामाजिक सोशल साइंस में बहुत किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, वर्षों या महीनों तक चलते हैं, मतलब एक नमूने का अध्ययन करा जाता है और फिर एक निष्कर्ष निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताती हूं, एक रिसर्च करी जाती है ये देखने के लिए आइडेंटिकल ट्विंस, ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे जो साथ साथ रहते हैं, या जुड़वा वर्सेस जुड़वा जो अलग अलग रहते हैं, मतलब वो जुड़वा जिनका पालन पोषण एक साथ हो रहा है वर्सेस वो जुड़वा जिनका पालन पोषण अलग अलग हो रहा है। तो ये देखने के लिए अब इन बच्चों, जब जुड़वा बच्चा पैदा हुए, इनके ऊपर रिसर्च करनी शुरू, तो बहुत सारे पहले उनको ऐसे नमूने ढूंढने पड़ेंगे जुड़वा बच्चों के, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस मिलके, मान लो उनको आइडेंटिकल ट्विंस जो एक से दिखते हैं, ठीक है। अब ट्विंस में भी दो तरह के होते हैं, एक एक से दिखते हैं और एक एक से नहीं दिखते हैं। तो ऐसे ट्विंस खोजे गए, उनके ऊपर रिसर्च करी गई, लेकिन एक टाइम के लिए नहीं, उनको टाइम टू टाइम उनको देखा गया, उनको टाइम टू टाइम देखा गया कि उनके बिहेवियर में क्या अंतर है, कि जो साथ रहते हैं उनके में क्या अंतर है, और जो साथ नहीं रहते, अलग अलग एनवायरनमेंट में हैं, उनमें क्या अंतर है। तो ये वर्षों तक इसको देखा गया और फिर निष्कर्ष निकाला गया कि हाँ भाई, इस एज तक, एक पर्टिकुलर एज रख ली, मान लो कि बचपन से लेके उनको 30 साल तक देखा गया कि 30 साल तक उनके बिहेवियर में क्या अंतर है। और जब इस तरह की स्टडी की जाती है लॉन्गिट्यूडनल, तो बहुत सारी चीजें खुलकर आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, क्या रीजन है इस बात का, क्या रीजन है इस बात का कि इस तरह की, सपोज जैसे एक एग्जांपल लेती हूं, जैसे कि नैतिकता के ऊपर मैंने जैसे पहले बताया कोहलबर्ग ने रिसर्च की थी। तो जब उसने बहुत सारे, उसने प्रायर रिसर्च देखी, तो इस तरह की रिसर्च हो रखी थी कि एक जो
एक सपोज एक चरित्रवान लड़की से जब एक शादी हुई, तो आगे आने वाले जो उसकी जनरेशन है वो किस तरह की हुई, और जब एक किसी दूसरी तरह की लड़की से शादी हुई जो चरित्रवान नहीं थी, तो आगे आने वाली जनरेशन कैसी हुई। ठीक है, इस तरह की होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, और दोनों में अंतर मिलता है। और इस तरह की, ताकि और वो उस एक तरीके से वो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत साल तक आपकी वो स्टडी चल रही है कि वो क्या क्या उसमें बिहेवियर में अंतर आ रहे हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल इन्फेंट से शुरू हो रही है, ठीक है, और ओल्ड एज तक जा रही है स्टडी। एक ही सैंपल है, सपोज हमने सैंपल लिए, एक ही सैंपल है, लेकिन इसी सैंपल पर, इसी व्यक्ति पर ये स्टडी हो रही है और बहुत सालों तक की जाती है। अब इसमें कुछ विशेष बिंदु, इसकी कुछ स्पेशल पॉइंट से रिलेटेड है। देखिए, मैंने कोशिश की, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम वी वांट इन इंग्लिश, तो आई ट्राइड कि दोनों चीजों को मैं लेके चलूं। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये। है पहली बात, ये क्या जाती है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, ये आज के प्रेजेंट माइल्यू से, माइल्यू का मतलब ये आज के वर्तमान, जो वर्तमान सिनेरियो चल रहा है उसके से भी परे जाती है। जैसे कि आपको बताया कि मतलब करते, तो ये इसमें क्या होता है, जो उम्र की उन्नति के साथ विकसित होने वाली विशेष विशेषताओं का पता लगाने के लिए ये की जाती है। जैसे कि मैंने आइडेंटिकल ट्विंस का उदाहरण दिया, तो आइडेंटिकल ट्विंस अब कैसे हैं, 5 इयर्स में देखा अब कैसे हैं, क्या क्या उनकी में चेंजेस आ रहे हैं, जो साथ नहीं रहते उनमें क्या चेंजेस आते हैं, जब वो स्कूल जाने लगे तो कैसे हैं, फिर कॉलेज जाने लगे तो कैसे हैं, क्या जब जॉब लगी तब क्या चेंजेस आए, तो इस तरीके से। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, ये किसी भी तरह के डेवलपमेंट की स्टडी हो सकती है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, किसी भी तरह के ये डेवलपमेंट की स्टडी हो सकती है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में, ठीक है, केवल एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल कहते हैं जिसके ऊपर आप वो सैंपल जिसके ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है, मतलब जिसकी चीजें आप नोट कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो वेरिएबल होता है वो या चाहे एज हो या टाइम लिमिट हो, ठीक है, वो बदल जाता है, बाकी सब वही रहते हैं। ठीक है, बाकी सब वही रहते हैं, सारी चीजें वही रहती हैं। देखो, अब आइडेंटिकल ट्विंस वाले एग्जांपल में बच्चे वही हैं, ठीक है, बच्चों का जो परिवार है वो भी वही है। बदल क्या गया, बच्चों की उम्र बदल गई या समय सीमा बदल गई। ठीक है, बस मतलब वो है कि अब 90 सपोज की शुरू करिए 2000 में, अब 2020 चल रहा है, तो टाइम बदल गया है। बच्चों की उम्र पहले 0 इयर्स थी या पैदा हुए थे, अब उसके बाद अब 20 साल हो गई है। ओके, तो ये होता है। अब एक जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है वो क्या होती है, एक केस स्टडी होती है। केस स्टडी भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, 18th वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे तो वो एक केस स्टडी में क्या होता है, आप बहुत बारीकी से किसी चीज को पढ़ते हैं, बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर केस को। इसमें भी ऐसे ही होता है कि एक चीज पर, एक सैंपल पर हम स्टडी करते हैं और वो बहुत सारी चीज कवर करती है, बहुत सारी चीज कवर करती है, क्योंकि हम उसमें वो सैंपल चेंज नहीं करते, उसी सैंपल पे हम स्टडी करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें उसके बारे में पता लगती हैं। अब एक, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जब मैंने जैसा बताया कि बहुत लंबे समय तक चलती है, तो इसे बहुत समय लगता है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक संबंधित है, तो बहुत समय लगता है इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, जबकि जो केस स्टडी होती है या जो अभी आगे बढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल होती है वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब केस स्टडी में और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी दोनों में जो फिजिकल और सोशल कंडीशंस हैं वो सेम रहती हैं पूरे स्टडी में दौरान। फिजिकल और सामाजिक स्थिति, बच्चों की यदि स्थिति को देखो तो वही आइडेंटिकल ट्विंस हैं, वही उनके मदर फादर हैं। ठीक है, क्या बदलता है,
ठीक है, सिर्फ जैसा कि बताया टाइम बदलता है, ठीक है, टाइम बदलता है। और क्या होता है, सिर्फ हमें और नई नई चीजें पता लगती हैं, नई नई चीजें पता लगती रहती हैं, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं, सैंपल सेम रहता है, बाकी जो जो भी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो भी सेम होती हैं, बस चीजें समय बदलता रहता है, सिचुएशंस बदल जाती हैं। ओके, जो आज सिचुएशन है हो सकता है वो कल नहीं हो, तो वो सिचुएशंस बदल जाती हैं। अब एक जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है वो हमें एक तरीके से, जब हम बहुत सालों तक एक चीजों को स्टडी करते रहते हैं, किसी बच्चे के ऊपर यदि स्टडी कर रहे हैं तो हमें वो बहुत सारा डेटा देती है। डेटा किसका देती है, हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह का कंपैरिजन, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक या किसी और तरह के विकास के बीच तुलना करने के लिए कि अब ऐसा हो रहा है, ठीक है, फिर वैसा हो रहा था फिजिकल डेवलपमेंट, फिर फिजिकल डेवलपमेंट ऐसा हुआ, रीजन क्या है इनका, क्या रीजन है, क्या बच्चे परिवार के साथ रहते थे इसलिए ऐसा था, इसलिए उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो रहा था, अब बच्चे परिवार से दूर चले गए इसलिए उनका संज्ञानात्मक विकास ऐसा हो रहा है, या इमोशनल डेवलपमेंट गड़बड़ा गया है, बच्चों को हॉस्टल भेज दिया गया है। तो इस तरीके से हमें कंपैरिजन के लिए डाटा मिल जाएगा, ठीक है, कि एक ग्रुप ऐसा है जिसे इमोशनल डेवलप, जिसको हॉस्टल नहीं भेजा गया है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऐसा है जिसको हॉस्टल भेजा गया, तो दोनों के इमोशनल डेवलपमेंट में क्या कोई बदलाव है। तो इस तरीके से हमें फिजिकल का, संज्ञानात्मक का, भावनात्मक का, सामाजिक का बहुत सारा डेटा मिल जाता है, ठीक है, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है वो क्या करती है, फैक्ट्स को रिवील करती है, जो तथ्य होते हैं तथ्यों को प्रकट करती है। कैसे, कि सैंपल का, सैंपल के ऊपर एज का क्या प्रभाव पड़ा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों के ऊपर चल रही है स्टडी, पहले देखा छोटे बच्चे तो बड़े समझदार हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन बड़े बड़े होते होते तक उनको सपोज वीडियो गेम की आदत लग गई, तो वीडियो गेम की आदत लग गई, तो ये क्या होता है, उम्र का प्रभाव पड़ गया, ठीक है, वो ये दिखाती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, उम्र का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे, साथ वाले बच्चे भी वीडियो गेम खेलते थे, तो बच्चे भी क्या करना, उनको भी वीडियो गेम खेलना अच्छा लगने लगा, ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ गया कि वहां उसकी सिचुएशन कैसी थी। तो जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो सामाजिक वातावरण है, जैसे वो स्कूल जाने लगे या घर के आसपास में ही जो उनका पीयर ग्रुप था, जो खेलने जाते थे, उन्होंने कहा अरे भाई बड़ा अच्छा गेम है, पबजी तो बहुत बढ़िया गेम है, खेल के देखो, तो बच्चा भी पबजी खेलने लग गया। ओके, तो वो क्या प्रभाव पड़ा, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ा, एज का प्रभाव पड़ा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हमें ये सब चीजों को भी दिखाती है कि पहले ऐसा था अब ऐसा है। अब देखिए इसको करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, देयर आर सम चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस हैं जो इस लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य अध्ययन के में आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन चलती है तो जो सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब है सैंपल, जिनकी जांच करी जा रही है, जिनको स्टडी करी जा रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल ट्विन्स के उसके अंदर जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो कई बार जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होते हैं, मान लो मैंने 10 फैमिली ली है, ठीक है, तो कई बार वो एलिमिनेट हो जाती हैं, हट जाती हैं, कोई रीजन हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, कोई कनाडा चला गया, रिसर्च में इंडिया में कर रही हूँ, तो मैं कनाडा जाके तो नहीं देख पाती ना, तो कई बार ऐसे रीजन हो जाते हैं जो वो एलिमिनेट मतलब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर को ये देखना होता है कि मतलब कम से कम ऐसा हो कि ये लेकिन वो कई बार ऐसा होता है अनअवॉइडेबल हो जाता है कि आप उसको अवॉइड कर ही नहीं पाते, ठीक है। और ये भी देखना पड़ता है उसको, तब उसको जो रिसर्च करता है, जो स्टडी करता है, कि ये जो उन्मूलन है, ये जो परिणाम आएंगे ना बाद में, उसकी वैलिडिटी को प्रभावित नहीं करे,
ठीक है, वैलिडिटी को प्रभावित नहीं करे। वैलिडिटी मतलब वैधता, कि जो आप रिजल्ट ला रहे हो वो कितना वैलिड है, कितना प्रभावी है, उसको प्रभावित नहीं करे। कि जर्नली आमतौर पर ये संभव नहीं होता कि इतने लंबे समय तक वो कंटिन्यू हो पाए। कई बार क्या होता है, हमारी जो रिलेशनशिप होती है उनके साथ, क्योंकि हम उनको स्टडी कर रहे हैं तो एक तरह की रिलेशनशिप बन जाती है, तो कई बार उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना आसान नहीं होता और कई बार उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑब्जर्व कर रही हूं, एक समझो एक फैमिली को, ठीक है, जिसका एक एक ऐसी फैमिली को ऑब्जर्व कर रही हूं जिसके बच्चे में कुछ फिजिकली कुछ हैंडीकैप प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कई मैं जाती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, अपना डेटा मेंटेन कर रही हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है मेरी उनके साथ ट्यूनिंग बाद में नहीं बन पाई किसी बात के ऊपर, तो बहुत ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि इतने लंबे समय तक जरूरी नहीं होता कि वो रिलेशनशिप ठीक रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक जो शोधकर्ता होता है वो एक दूसरे देश में जो शरणार्थी बच्चे हैं, शरणार्थी मतलब जो दूसरे देश से बच्चे आते हैं किसी और देश में, उन्हें शरणार्थी बच्चे कहते हैं। जैसे बांग्लादेश से कई बार हमारे यहाँ आए हुए हैं तो उन्हें हम बांग्लादेशी जिनको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, शरणार्थी बच्चों के उत्पीड़न पर एक रिसर्च करता है, एक शोधकर्ता। ठीक है, तो पहले वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करना चाहता है, तो वो एक शरणार्थी बच्चों का एक नमूना चुनता है। फिर वो ये देखता है कि बच्चों पर जो दोषारोपण होता है ना, कई बार ऐसा होता है जो चीजें नहीं भी करी होती उन लोगों ने, चोरी चकारी, उनको कह देते हैं भाई ये शरणार्थी बच्चे इन्होंने करा है, तो वो उसके दोषारोपण के तत्काल भाव का अध्ययन करता है कि उसका जो दोषारोपण चल रहा है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ये लंबे समय तक चलता है, इसलिए वो इसको जारी करना चाहता है। ये मासिक भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वार्षिक भी होता है, ठीक है, ईयरली भी होता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि वो लंबे टाइम तक इसे कर सके, कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये एक आसान काम नहीं है, बहुत सारी बाधाएं हैं जो शोधकर्ता का सामना करती हैं। ठीक है, बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो इसके अंदर आती हैं। अब देखिए, ये 3 तरह की लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं। ठीक है, तीन तरह के लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के बारे में होते हैं। पहली होती है पैनल स्टडी। पैनल स्टडी क्या होती है, मतलब कि इसमें एक सैंपल होता है लोगों का, एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण आबादी है उससे, और इस पैनल में थोड़े थोड़े टाइम बाद स्टडी करी जाती है। ज्यादा मतलब सब 20 साल तक कर रहे हैं तो, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम बाद, हर साल कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें लगे पड़े हैं, हर 2 साल बाद देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ज्यादातर इसकी क्वांटिटेटिव करी जाती है। क्वांटिटेटिव मतलब, क्वालिटेटिव का मतलब होता है वो डाटा की आप क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन है आपकी। क्वांटिटेटिव जिसमें हम उसका एक डाटा बना लेते हैं, ठीक है, कि आपने ये किया है, यस, नहीं किया, नो, कितना, इस तरीके से, मतलब जो क्वांटिटेटिव जिसको आप क्वांटिफाई कर सको, नंबर्स में ला सको, परसेंटेज बता सको, जब मीन मीडियन मोड निकल सके, तो वो क्वांटिटेटिव। ठीक है, लेकिन हाँ, ये क्वालिटेटिव डाटा भी यूज करा जाता है, क्वालिटेटिव ओपिनियन जानने के लिए, उनका रहन सहन जानने के लिए ये भी करा जाता है। तो वो कहते हैं पैनल स्टडी, जिसमें एक कुछ कुछ समय के बाद, ठीक है, एक निर्दिष्ट अंतराल पर ये कुछ सालों तक करी जाती है, वो होती है पैनल स्टडी। दूसरी होती है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, ये करी जाती है एक ग्रुप ऑफ पीपल पे, एक एक लोगों के समूह पर, जो आमतौर पर एक ही समय पर एक तरह की घटना को एक्सपीरियंस करते हैं, और ये ज्यादातर होती है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, यही ज्यादातर होती है मेडिकल फील्ड में, कि एक ही समय पर एक ही तरह की घटना का महसूस कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कि कोई अर्थक्वेक आ गया है, सुनामी आ गई है, या कुछ इस तरह की कुछ और इस तरह की प्राकृतिक घटना हो गई है, या कोई, फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ऐसे में
कि लंबे समय तक यदि उसका क्या क्या प्रतिफल रहा है, कि लंबे समय तक क्या किस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे पैदा होने वाले बच्चों पर करी जा सकती है। ओके, कि क्या क्या मतलब नॉर्मल जो कोविड-19 से पहले बच्चे पैदा हो रहे थे और जो कोविड-19 के टाइम पैदा हुए हैं, ठीक है, क्या कोई डिफरेंस है उनके अंदर? ठीक है, क्या उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें क्या डिफरेंस आया है? तो कोई भी इस तरह के रिसर्च तो एक ग्रुप ऑफ पीपल पे करी जाती है जो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सेम एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज का, ये होती है कोहर्ट स्टडी। अब देखो, एक है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, जिसे पूर्व व्यापी अध्ययन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पहले से मौजूद डेटा होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने पहले से एक रिसर्च करके रखी है, बच्चों की स्टडी करी है, वो ही पूरा डेटा कि उन्होंने करी है कि भैया 100 बच्चों के ऊपर करी है, सपोज दिल्ली के बच्चों के ऊपर करी है, ऐसी ऐसी ये चीज सामने आई है, वो ही डेटा मैं ले लूं। ठीक है, वो ही डेटा मैं ले लूं, वो ही मेथड जो उसने लगाया था, वो ही मेथड जो उन्होंने यूज किया था, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू लिया था या क्वेश्चनर भरवाया था, ठीक है, वो ही लोगों को लूं, वो ही मेथड लूं, ठीक है, तब वो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में सपोज किसी बीमारी को लेकर करी जा रही है, ठीक है, या बच्चों में कुछ देखने के लिए की जा रही है किसी बीमारी का, तो जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है ना मेडिकल रिकॉर्ड, वो ही लिया जाएगा, या पहले से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं तो वो ही लिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो पहले से ही हमारे पास डेटा है, वो ही उसी डेटा का, उसी सैंपल का, उसी मेथड का प्रयोग किया जाएगा। ये होती है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी या पूर्वव्यापी अध्ययन। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं अगली स्टडी लेती हूं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब देखो, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है कि ये एक शोध है जहां क्या होता है, लोगों के समूह या नमूने से एक सामाजिक घटना का विश्लेषण करा जाता है। ठीक है, मैं किसी एक सामाजिक घटना का विश्लेषण कर रही हूं और वो क्या कर रही हूं, तरह तरह के लोगों पे कर रही हूं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिया था हमने कि एक शोधकर्ता मेजबान देश में शरणार्थी बच्चों के उत्पीड़न की यदि अध्ययन में रुचि रखता है तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर सकता है। ठीक है, वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो अलग अलग चीजें देख सकता है। ठीक है, कि बच्चों के क्या मुद्दा है, क्या सुरक्षा में, मतलब सुरक्षा से रिलेटेड क्या कारण है, बच्चों का अनुभव क्या है। ठीक है, इस फिगर को देख के आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखो, अब ये स्टडी हो रही है, ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, इन पे इकट्ठे हो रही है। अब देखो, ये यदि ये लॉन्गिट्यूडनल होती तो क्या होता, इकट्ठे स्टडी नहीं होती इन तीन पे, एक ही टाइम पे नहीं होती, ग्रुप 1 पर स्टडी होती रहती लॉन्गिट्यूडनल, फिर ग्रुप 2 और ग्रुप 3 नहीं लिए जाते, तो एक ही ग्रुप को लिया जाता और लंबे समय तक स्टडी की जाती है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में 3 ग्रुप लिए गए हैं और तीनों पर सेम टाइम पे स्टडी की जा रही है। तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखिए, एक बार दोबारा समझ में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। अब मैं यहां पर है, ऊपर देखिए क्रॉस सेक्शनल, इधर आप राइट हैंड साइड पे देखिए लॉन्गिट्यूडनल। जब क्रॉस सेक्शनल करी जा रही है तब 8th के बच्चों का स्ट्रेस, 10th के बच्चों का स्ट्रेस, 11th के बच्चों का स्ट्रेस देखा जा रहा है। ठीक है, कि स्ट्रेस लेवल देखा गया 2018 में। यदि आज मैं सपोज इसको आज स्टडी करती हूँ, मैं 2020 की देखती हूँ कि आज जो कोरोना की वजह से जो बच्चों पे एक तरह का स्ट्रेस आ गया है, क्लासेस नहीं हो रही, घर पे बैठे हैं, तो 8th के बच्चों का, 9th के बच्चों का, 10th के बच्चों का, 11th के बच्चों का, 12th के बच्चों का क्या स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडनल में मैं देखूं, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे चलेगी 2018 में। अब यदि आज से शुरू करती हूँ 2020 में क्या है, 2021 में क्या है, 2022 में क्या है, 2023 में क्या है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है कि मैं अब से शुरू कर रही हूँ 20 से, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 2030 तक लेके जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस सेक्शनल में मैं आज के टाइम में मैं 9th क्लास भी देख रही हूँ, 10th भी देख रही हूँ, 11th भी देख रही हूँ, 12th भी देख रही हूँ, या कोई भी 2 क्लासेस देख रही हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मैं किसको देखना चाहती हूँ।
तो अब तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल का क्या डिफरेंस है। अब देखिए कि अब इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली, अध्ययन एक ही समय में होता है, ठीक है, और इसमें मैनिपुलेटिंग वेरिएबल नहीं होते। मैनिपुलेटिंग का मतलब कि जो उसको मतलब मैनिपुलेट कर दे, हेरा फेरा दे, ठीक है, कुछ और तरीके से उसको चेंज करते हैं, वो नहीं होते, ठीक है। ये रिसर्चर्स को अलाउ करता है बहुत सारी विशेषताएं देखने के लिए। आयु, लिंग, इनकम क्या है, आय क्या है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारी चीज हम इकट्ठे देख सकते हैं कि भाई यदि हम आज के टाइम में देखें कि स्ट्रेस लेवल क्या है, तो स्ट्रेस लेवल डिपेंड करता है एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या एज का बच्चा है, इनकम कितनी है घर में, ठीक है। इनकम यदि घर में बहुत है तो हो सकता है वो स्ट्रेस नहीं हो जो उन बच्चों को हो रहा हो जिनके घर में मदर फादर को सैलरी ना मिल रही हो। जेंडर क्या है, लड़की है कि लड़का है, ऐसा हो सकता है कि लड़कियों को ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, लड़कों को फर्क नहीं पड़ रहा हो, या वैसा वर्षा, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। और फिर इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो वर्तमान आबादी में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी देता है कि अब व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट पॉपुलेशन, क्या हो रहा है करंट पॉपुलेशन में, और उसकी हमें आज की पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है उसकी बहुत सारी विशेषताएं भी बताता है, ठीक है, बहुत सारी हमें विशेषताओं के बारे में पता लगता है। अब देखिए इसके क्या लाभ हैं, क्रॉस सेक्शनल के क्या लाभ हैं। अब ये बहुत लोकप्रिय है, क्रॉस सेक्शनल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि बहुत सारे लाभ हैं। पहली, सस्ती और तेज है। लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडीज होती है उसमें बहुत लंबे समय तक चलती है, पैसा ज्यादा लगता है, टाइम बहुत लगता है, लेकिन ये क्या होती है, ये एक समय पर होती है तो सस्ती होती है, ठीक है, और तेज होती है, तेजी से हो जाती है। बहुत बड़े लोगों, बहुत बड़े पूल से, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या से आप बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्रित हम कर सकते हैं, इसके अंदर बड़ी जानकारी एकत्रित हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या सेकंड क्या है, एकाधिक चर होते हैं, मतलब मल्टीपल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि शोधकर्ता होते हैं वो अलग अलग चर पर डेटा एकत्र कर सकते हैं, यह देखने के लिए, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, जो जब हम कोई स्टडी कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम बच्चे पर स्टडी कर रहे हैं कि बच्चे पर जो बच्चे की फैमिली का एनवायरनमेंट है वो कैसे प्रभाव डाल रहा है। तो एक चर तो हो गया बच्चा, बच्चे के ऊपर देख रहे हो, एक चर हो गया कि बच्चे की फैमिली का एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से ये चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम अपनी स्टडी में देखते हैं। तो जो शोधकर्ता होते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो अलग अलग चर पर डेटा एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। यह देखने के लिए कि लिंग में, आयु में, जो शैक्षिक स्थिति है, इनकम में क्या कोई सह संबंध है, क्या कोई कोरिलेशन है, ठीक है, क्या कोई कोरिलेशन है। कोरिलेशन का मतलब सह संबंध, क्या कोई संबंध है, ठीक है। क्या ऐसा है कि इनकम ज्यादा है तो एजुकेशनल स्टेटस भी ज्यादा है, इनकम कम है तो एजुकेशनल स्टेटस भी कम है। क्या सेक्स और एजुकेशनल स्टेटस में कोई कोरिलेशन है। कोरिलेशन का मतलब यदि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज घटती है तो दूसरी भी घटती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि कि लड़का है तो क्या एजुकेशनल स्टेटस ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है, लड़की है तो क्या एजुकेशनल स्टेटस कम है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को हम कोरिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। एज और इनकम में भी देख सकते हैं, बच्चा है तो इनकम लेवल हो सकता है नहीं हो, ठीक है, बड़ा एज में जाएगा तो इनकम लेवल ज्यादा हो, ओल्ड एज में जाएगा तो इनकम लेवल कम हो। तो बहुत सारी चीजें, ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारी चीजों को हम आपस में उनका सह संबंध देख सकते हैं। फिर ये प्रॉम्प्ट करती है फर्दर स्टडी, ठीक है। जब हमें आज के टाइम में हमें इतनी सारी चीजें पता लग जाती हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल से हम इतनी सारी जानकारी एकत्रित कर ले हैं, तो हम आगे के शोध के लिए भी हमें एक स्प्रिंग बोर्ड मिल जाता है कि हाँ भाई अब ये चीजें आई हैं, अब ये चीजें ऐसा क्यों है,
इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन क्यों है, ठीक है, कोई इस तरह का आया कि इस तरह का रिलेशन क्यों है, लड़के क्यों पढ़ रहे हैं ज्यादा, इसका मतलब क्या लड़कियों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो एक हमारे सामने, इसका मतलब हम लगा रहे कि हाँ इसे भी स्टडी करने की जरूरत है, तो हमारे सामने एक स्प्रिंग बोर्ड आ गया कि जिस पर हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमें एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म देता है आगे आने करने वाली शोध के लिए, आगे करने वाली स्टडीज के लिए। और एक फायदा ये है क्योंकि डेटा को एक बार एकत्रित किया जाता है, तो जो लॉन्गिट्यूडल में डर था ना कि भाई जो प्रतिभागी होंगे, जो सैंपल, जो सब्जेक्ट होगा, वो डेटा पूरी तरह से एकत्र होने से पहले अध्ययन छोड़ देंगे, वो वाला इसके अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही टाइम पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एक ही टाइम पे आप स्टडी कर रहे हो, तो ये डर नहीं होगा कि वो छोड़ देगा, ठीक है, एकत्र होने से पहले अध्ययन छोड़ देगा। या जैसा उसमें डर था कि एक तरह के रिलेशनशिप खराब होने का डर था कि यदि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, जो स्टडी कर रहा है और जो सब्जेक्ट है यदि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई तो भी दिक्कत आएगी, तो वो भी चीज इसके अंदर नहीं है। फिर चुनौतियां, अब क्या क्या चैलेंजेस थे, चैलेंजेस क्या है कि अब ये कोई ऐसा जरूर इसके अंदर भी कमियां है, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि जिसके अंदर कमियां नहीं हो, इसके अंदर भी कमियां हैं, ठीक है। पहला, जैसे कारण और प्रभाव में अंतर नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हम सोच रहे होते हैं कि इस कारण से ये प्रभाव हुआ है, ठीक है, इस कारण ये हुआ है, कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि मान लो हम किसी कुछ स्टडी कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है उसके अंदर क्या मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है, तो और हम ये चीज के मान के चल रहे हैं जैसे जैसे एज बड़ी होती है बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट जो उसका मॉरलिटी थी, जो वो नैतिक शिक्षा थी, बड़ों का आदर करता था, अब वो नहीं कर रहा। तो जरूरी नहीं है कि यही कारण हो, बाहर की चीजें भी प्रभावित करती हैं जिन्हें हम कई बार देख नहीं पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि बच्चे की एज बढ़ती जा रही है ना, तो बच्चे आजकल के जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं वो सामाजिक डेवलपमेंट ढंग से हो नहीं रहा, वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका जो साथ का समूह हो, पीयर ग्रुप हो, वो ऐसा हो, वो प्रभावित कर रहा है, लेकिन हम इस चीज को देख नहीं पा रहे, हम सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि एज के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन दूसरी चीज प्रभावित कर रही हो सकता है घर का माहौल ऐसा हो वो प्रभावित कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है सीरियल्स ऐसे देखता हो वो प्रभावित कर रहा हो, तो वो कई बार हम कारण और प्रभाव में अंतर नहीं कर सकते। अब है कोहार्ट अंतर। कोहार्ट अंतर में क्या होता है कि जो समूह होते हैं वो कोहार्ट अंतर से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है, जो लोगों के एक विशिष्ट समूह के विशेष अनुभवों से उत्पन्न होते हैं, उसी अवधि के दौरान जो पैदा हुआ व्यक्ति होते हैं वो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अनुभव साझा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ग्रुप होते हैं वो किसी भी कोहार्ट डिफरेंसेस से इफेक्ट हो सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से हो, एक यूनिक ग्रुप के एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से पैदा हो रहे हो, तो ग्रुप उनसे अफेक्ट हो जाते हैं। इस टाइम जो इंडिविजुअल्स जो बॉर्न होते हैं, ठीक है, वो कुछ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो एक देखो एक ज्योग्राफिकल रीजन में जो पैदा हुए होंगे और जो एक दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में पैदा हुए होंगे वो बिल्कुल अलग होता है, उनमें कोहार्ट। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप जो राजस्थान में पैदा हुआ है और एक ग्रुप जो हिमाचल में पैदा हुआ है, और यदि मैं पूरे इंडिया की एक कोई स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, पूरे इंडिया में मैं आइडेंटिकल ट्विंस ही देख रही हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं पूरे इंडिया के उसमें आइडेंटिकल ट्विंस मैंने ऐसे ले रखे हैं, तो वो अंतर, ये जो कोहार्ट अंतर है ना, ग्रुप का अंतर, वो राजस्थान के बच्चे अलग होंगे, ठीक है, और जो हिमाचल में बच्चे पले होंगे जो पहाड़ों में उनके अलग होंगे, तो वो मैं उनको कंपेयर इस तरीके से नहीं करती कि वो भी वैसा ही रेस्पॉन्स दे जैसे राजस्थान के बच्चे दे रहे हैं। तो ये जो कोहार्ट अंतर है ये आएगा ही आएगा, जो कि ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से, भौगोलिक क्षेत्र की वजह से हो सकता है,
ठीक है, फिजिकल लोकेशन की तरफ से हो सकता है, तो वो कोहॉर्ट अंतर आ ही जाता है स्टडी के अंदर। तो ये भी स्टडी की एक कमी है। ठीक है, कई बार पक्षपात हो जाता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते जो भी आप स्टडी कर रहे हो वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, नहीं। ठीक है, हम वी ऑल आर ह्यूमन, हमारा एक अपना मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हम हो सकता है हमारे से भी गलती हो जाए, तो ये नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए कोई ऐसा तंत्र है, ये नहीं है। ठीक है, तो कई बार पक्षपात भी हो जाता है, कई बार रिपोर्ट बायस भी हो जाती है, जो हम निकाल रहे हैं वो बायस भी हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों तरह के रिसर्चेस में, अनुदैर्ध्य में और क्रॉस अनुभागीय में क्या अंतर है। तो पहला तो यही कि ये एक अनुदैर्ध्य अध्ययन की बात करते हैं, तो वो शोध अध्ययन है जो लंबे समय तक जारी रहता है, और हर चरण में उसका जो प्रत्येक चरण है, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, एक ही नमूना का उपयोग करते हैं। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एक ऐसा अध्ययन है जहां शोधकर्ता एक विशेष लोगों के समूह या एक नमूना के माध्यम से एक सामाजिक घटना का विश्लेषण करता है। पहला अंतर तो यही हो गया। फिर समय अवधि वही बात है, लंबे समय तक चलता है, इसमें एक बार में पूरा हो जाता है। अध्ययन की प्रकृति में क्या होता है कि विषय के विकास का एक विचार प्रस्तुत करता है, कि पूरे आपने लंबे टाइम तक स्टडी की, फिर एक पूरा विकास का विचार है, किस तरीके से विकास हुआ, क्या क्या चीजों ने इम्पैक्ट डाला। ठीक है, और ये जो अध्ययन होता है ये क्रॉस सेक्शनल, कि एक ही टाइम पे, क्रॉस सेक्शनल मतलब बहुत सारे सेक्शंस हैं, यहाँ पर एक ही टाइम पे इनमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उनमें क्या हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अब शोध के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल में जो नमूने चूज करे जाते हैं, ठीक है, जो चुने जाते हैं नमूने, उनके अंतर या परिवर्तन को समझने के लिए बहुत अध्ययन, कई अवसरों पर बार बार अध्ययन किया जाता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल में सिर्फ एक बार अध्ययन किया जाता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में बार बार अध्ययन किया जाता है। अच्छा, ये अंतर आ गया, तो इस अंतर का कारण क्या है, ये समझने के लिए, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल में बार बार इसको देखा जाता है कि ओ ये अंतर आ गया, तो क्यों आया, क्या रीजन है इसके पीछे। अब देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं, एक बार दोबारा मैंने एक डायग्राम बनाया है। क्रॉस सेक्शन में अलग अलग ग्रुप एक ही टाइम पे कंपेयर हो रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। यहां पर सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर टाइम, ग्रुप 1, फिर ग्रुप 1, फिर ग्रुप 1, एक ही ग्रुप को पहले एक टाइम में देखा गया, फिर हो सकता है 2 साल बाद देखा गया, फिर 2 साल बाद देखा गया, हर 2 साल बाद देखा गया। और जबकि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उनमें डिफरेंट ग्रुप्स एक ही टाइम पर देखे गए। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। मुझे लगता है अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी मैंने एक बार और इसको कोशिश करी है समझाने की, क्योंकि मैं जानती हूँ ये आपके लिए एक नया टॉपिक है आपके लिए, जो आपने नहीं पढ़ा। तो वो एक शोध अध्ययन है जिसमें अनुसंधान लंबे समय तक जारी रहता है, और क्रॉस सेक्शनल एक शोध है जहां एक ही टाइम पे एक सामाजिक घटना का विश्लेषण करा जाता है, अलग अलग नमूनों के माध्यम से, अलग अलग लोगों के समूह पर। और ये मैंने जानबूझ के आपको इतना डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि आपके एक तरीके से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, आप नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके, इसीलिए मैंने आपको इतना लिख कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से तो अब मैं सोच सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करती हूँ मैं। ठीक है, कि दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देती हूँ लॉन्गिट्यूडनल का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मोबाइल्स का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने कुछ बच्चे लिए जो मोबाइल देखते हैं बहुत ज्यादा, या मैं वीडियो गेम्स का देख रही हूँ, या फिर छोड़ो मैं पबजी का देख रही हूँ, पबजी अब बंद हो गया, आप सुनते हैं दोबारा शुरू हो रहा है, तो मैं उसका देख रही हूँ। तो मैंने वो बच्चे लिए जो पबजी खेलते थे, और फिर मैंने उन्हें 6 महीने बाद देखा, फिर 6 महीने बाद देखा, मैंने 6 महीने बाद देखा, मैंने 6 महीने बाद देखा, फिर मैंने देखा उन बच्चों के अंदर एक तरह का, मैंने कई साल तक देखा, और फिर मैंने देखा एक तरह का वायलेंस उनके अंदर आने लग गया, एक तरह की हिंसा उनके अंदर पैदा होने लगी है। तो ये प्रभाव पड़ा। ओके, और इस तरह की रिसर्च करी भी गई है वीडियो गेम्स और वायलेंस को लेके।
तो मैंने देखा एक तरह का उनका जो रवैया है, उनका जो बिहेवियर है, वो हिंसात्मक रवैया उनका होता जा रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में मैं क्या करती, मैं एक ही टाइम पे मैंने लिए कि जो भी ये वीडियो गेम खेलते हैं ना, उनका क्या, किस तरह का उनका रवैया है। बच्चे भी ले लिए मैंने, बड़े भी ले लिए, ये वाला ग्रुप भी ले लिया, वो ग्रुप ले लिया। ठीक है, जो भी वीडियो गेम खेलते हैं उनको, तो ये मैंने एक ही टाइम पर देखा, कुछ टाइम पर देखा मैंने, उनकी स्टडी की, उनसे एक क्वेश्चनर बना लिया, उनसे पूछा कि हाँ हाँ भाई आपके क्या चेंजेस होते हो, क्या आप जब खेलना शुरू करते हो तब आपको खाने का ध्यान नहीं रहता। ठीक है, इस तरीके से मैंने उनसे पूछना शुरू किया। तो ये हो गया एक क्रॉस सेक्शनल। अब देखिए ये एक डिफरेंस है, यदि हो सकता है कि आपकी में ये भी बहुत जरूरी है जानना कि केस स्टडी, लॉन्गिट्यूडल स्टडी, क्रॉस सेक्शन स्टडी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो ये मैं आपको समझाऊंगी अगली क्लास में, जब हम केस स्टडी भी कर लेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। ओके, अब देखिए आप लोग सिलेबस के लिए कह रहे थे, मैंने सिलेबस यहां पर लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। पहला देखो, यूनिट 1 जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है वो है बिल्डिंग पर्सपेक्टिव अबाउट चिल्ड्रन। ओके, ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। यूनिट 2 मेथड्स, टेक्निक एंड टूल्स फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन, इसका हमने जो पहला टॉपिक है आज, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 18th को मैं कंप्लीट करूंगी केस स्टडी एज ए मेथड। ओके, देन ये आपकी यूनिट 3 डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च विद चिल्ड्रन। ठीक है, कि बच्चों के साथ किस तरीके से डिजाइन करें और रिसर्च को कंडक्ट करें। तो ये आपकी यूनिट 3, ये 3 यूनिट्स हैं आपकी। तो अब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड खोलती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको ये सब समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा। ओके, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। हाँ नीलोफर, आप दोनों में आप एजुकेशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, डिसिप्लिन में भी और एससीसी में भी। शदीबा, ये रुकैया सुल्तान और पंडिता रमाबाई के बाद का टॉपिक नहीं है। देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो मॉर्निंग की जो क्लास थी वो थी आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट की। ठीक है, जो आपका एजुकेशन है। ये जो क्लास है ये आपकी एससीसी की है। तो वो जो क्लास थी जो आप जिसमें आपने रुकैया सुल्ताना और पंडिता रमाबाई पढ़ा था, वो आपकी एजुकेशन जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, जो आप 2 मेन सब्जेक्ट्स लेते हैं, जो आपके थर्ड ईयर तक चेंज नहीं होंगे, ये उनकी क्लास थी मॉर्निंग में। और ये एससीसी की क्लास। नोट्स आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो थोड़े टाइम बाद आपके उस पे आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, तो आप परेशान मत होइए। हाँ, अब देखो दोनों में मुख्य अंतर की स्लाइड्स दिखाती हूं मैं। ये मैं बताती हूँ आपको दोनों में मुख्य अंतर की, कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस था। ठीक है, ये 3 अंतर मेन है। समय अवधि, अनुदेय अध्ययन लंबे समय तक चलता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी केवल एक बार में पूरा हो जाता है। अध्ययन की प्रकृति, उसमें पूरा विकास का एक विचार प्रस्तुत होता है, जबकि ये अध्ययन क्या होता है, एक टाइम पे क्रॉस सेक्शनल विश्लेषण पूरा करता है। ठीक है, फिर जो अनुदेय अध्ययन होता है उसमें जो नमूने का अंतर या परिवर्तन को समझने के लिए कई अवसरों पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अध्ययन किया जाता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल में केवल एक बार अध्ययन किया जाता है, केवल एक ही बार अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यही वाले कह रहे थे आप बेटा। हाँ, शुरू की मैं एक बार बता देती हूँ कि जो बचपन है, जो एक बच्चा बड़ा होता है, तो ये जो बचपन से लेके बड़े होने का टाइम है, ये हमेशा ही बचपन का ऐसा टाइम है जिन्होंने बहुत लोगों का अट्रैक्शन, बहुत लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट किया है। बहुत सारी आपको बेबी बायोग्राफीज मिल जाएंगी। ठीक है, पियाजे ने इसके ऊपर बात की है, जैसे कोहलबर्ग ने बात की है, वाइगॉस्की ने इसके ऊपर बात की है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने देखा है कि उसका बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है। इंडियन लिटरेचर में भी आप देखेंगे तो पोएट्स ने इसके ऊपर बात की है, जैसे कि तुलसीदास और सूरदास ने राम और कृष्ण के बारे में बचपन का वर्णन किया है।
तो ये हमेशा ही एक मतलब एक तरीके से अटेंशन अट्रैक्ट करता है, ये जो पीरियड है कि किस तरीके से बच्चा बड़ा होता है। तो इसकी स्टडी हमेशा से होती आ रही है और मतलब करते रहेंगे इसकी स्टडी, ताकि नए नए चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है। सिमरन बेटा, कोई भी एक बुक नहीं है जिसमें आपको सारा मतलब कंटेंट मिल जाएगा। देयर इज नो पर्टिकुलर बुक, कोई भी एक बुक नहीं है। तो कोई भी ऐसी एक सिंगल बुक नहीं है जिसमें सारा कंटेंट होगा, लेकिन फिर भी जिसमें कम से कम आपके 2 यूनिट हो वो मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट और सेकंड यूनिट। एक ये है, एक डायग्राम है कि डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, कि क्रॉस सेक्शनल में अलग अलग ग्रुप को एक ही टाइम पे देखा जा रहा है और लॉन्गिट्यूडनल में एक ग्रुप को अलग अलग टाइम पे देखा जाता है। और एक ये वाली स्लाइड दिखाई थी मैंने आपको कि यही बात कि इसमें एक लंबे समय तक लॉन्गिट्यूडल में एक लंबे समय तक देखा जाता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल में एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर अलग अलग सैंपल्स को देखा जाता है, अलग अलग लोगों के समूह को देखा जाता है, एक सामाजिक घटना का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोरोना के टाइम पे ले रही हूँ, तो मैं बहुत सारे समूह ले लिए कि हाँ भाई, इस कोरोना का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। हिंदी में का जो सिलेबस है, देखिए मैं अपनी पीपीटी शुरू कर रही हूँ तो आप देखोगे मैंने हर पीपीटी में आपको हिंदी में लिखा है ना, हिंदी में टॉपिक लिख रही हूँ हर कोई। जैसे कि यूनिट 2 है प्रणाली, तकनीक और उपकरण बच्चों के अध्ययन के लिए। और यहाँ पर जब मैंने आपका टॉपिक शुरू करा, ठीक है, जो आपका पहला टॉपिक था अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, तो आप यदि ये देख लेते हैं तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले भी स्लाइड्स देखेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो हिंदी में आप अपने आप उसको देख सकते हैं, वो आपका आ ही गया। बेटा पीडीएफ ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये थोड़े टाइम बाद आप ये जो पीपीटीज हैं ये भी आप देख सकते हैं टीम्स पर, कि अनुदैर्ध्य अध्ययन वो ही है एक शोध अध्ययन जो एक बहुत लंबे समय तक जारी रहता है। प्रत्येक चरण में एक ही नमूने का उपयोग होता है, जो सैंपल आपने शुरू में ले लिया वही सैंपल आपका चलता रहता है। और ये ज्यादातर जब आप विशेषताएं का मतलब क्या क्या विशेषताएं विकसित हो रही हैं, जब हम वो सारी विशेषताएं जानना चाहते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये सामाजिक विज्ञान में बहुत सामान्य है, बहुत बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये वर्षों तक या महीनों तक इस तरह का लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी जाती है। ठीक है, जैसे एक ये आप फिगर देख रहे हो कि ये एग्जाम्पल है एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का, कि बचपन से लेके हम, ठीक है, ओल्ड एज तक हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो उम्र से विकसित होने वाली विशेषताएं होती है उनका पता लगाने के लिए करा जाता है। ठीक है, एक किस तरह की डेवलपमेंट, किस तरह की जो मतलब स्टडी में हम इसमें भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सब तरह के विकासों के बारे में हम इसमें पढ़ लेते हैं, हम ये स्टडी कर लेते हैं। और केवल इसमें एक ही चर होता है जो उम्र या समय सीमा बदल देता है। ठीक है, वही सैंपल है। ठीक है, उम्र बदल गई है, अब मान लो पहले 10 साल बाद देख रही हूँ तो वो 10 साल का हो गया है, फिर 10 साल बाद और 20 साल का हो गया है, तो समय सीमा बदल जाती है, बाकी सब वो ही रहता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ, ये 3 तरह का होता है, एक पैनल स्टडी, ठीक है, एक कोहर्ट स्टडी और एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। बेटा कौन से सिलेबस में है आपके 5 यूनिट्स? ठीक है, कहाँ पर है 5 यूनिट्स आपकी? ये आपके का तो सिलेबस है, आपके पास कौन सा सिलेबस है? ठीक है, ये एग्जाम्पल है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का, जिसमें 3 ग्रुप को एक ही समय पे उसके ऊपर स्टडी करी जा रही है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, कि अध्ययन एक ही समय पर किया जाता है और कोई चेंजेस नहीं होते हैं इसमें, कुछ वैसे वेरिएबल नहीं होते जो हेर फेर करने वाले। पीडीएफ के लिए आपको बार बार बता रही हूँ कि आपके ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। एक साथ हम इसमें क्रॉस सेक्शन में बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, जैसे आयु के बारे में, आय के बारे में, लिंग के बारे में, और ये भी देख लेते हैं ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, कि वर्तमान आबादी में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होती है, कि एक सामाजिक घटना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे लाभ हैं इसके, जैसे कि सस्ती है, तेज है,
इसमें एक से ज्यादा चर होते हैं और आगे के अध्ययन के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और डेटा को एक बार एकत्रित किया जाता है, इसलिए ये संभावना कम होती है, जैसे कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में ज्यादा होती है कि पूरा रिसर्च होने से पहले जो सब्जेक्ट होता है वो अध्ययन छोड़ देता है, ठीक है, वो मतलब वो चला जाता है, क्विट कर जाता है, इस तरह का वो कम होते हैं कि जिस सब्जेक्ट की हम रिसर्च कर रहे हो कि वो छोड़ देता है, इस तरह का वो कम होता है, इस तरह के हाँ चैलेंजेस हैं। कई बार हम कारण और प्रभाव में अंतर नहीं कर पाते, कोहार्ट अंतर होता है, रिपोर्ट कई बार बायस्ड हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत तेज बहुत हम इसे कम समय में कर सकते हैं और थोड़ा सस्ता भी होता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। अंतर आपको बता ही दिया है मैंने। कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इस अंतर के बारे में भी जब केस स्टडी पढ़ाऊंगी तो तब बताऊंगी, तो ये आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितने मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप ये पढ़िएगा जरूर, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए एक तरह का नया टॉपिक, अभी तक आपने इन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक। अब देखो इस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्रॉस सेक्शन स्टडी करने को भी अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं हम। ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं फैमिलीज को, इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चनायर भरवा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चनायर में क्या होता है, पूरा एक वो बना हुआ क्वेश्चंस का बना हुआ पैटर्न होता है, उसमें 20 या 30 क्वेश्चन होते हैं, फिर वो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ठीक है। टेस्ट शेड्यूल्स भी ले सकते हैं, तो बहुत सारे कारण हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 18th को मिलते हैं। आज आपके लिए क्लास एंड होती है।